बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग फेडरल बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है मैटर। अब सबसे पहले हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर क्या चीज होती है। भाई कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो कोई भी ऐसी चीज बेटा जिसका वजन हो यानी मैस हो और उसका वॉल्यूम यानी वो जगह भी घेरती हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे आप जरा देखें, मैं भी मैटर हूं। क्यों? मेरा वजन है और मैंने एक अच्छी खासी जगह भी घेरी हुई है। आप लोग भी मैटर हैं, ये बोर्ड भी मैटर है, मार्कर्स भी मैटर हैं, ये फ्रिज भी मैटर है, ये वॉशिंग मशीन, ये मोटरसाइकिल, ये कार, ये हर चीज जिसको आप लोग फिजिकली टच कर सकते हैं ना, साए के अलावा एक तो होता है ना साया, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें जिनको आप लोग फिजिकली टच कर सकते हैं वो किस में शुमार होती हैं? मैटर में शुमार होती हैं। तो अब जरा देखें मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एनीथिंग दैट हैज मैस, क्या मतलब? जिसका वजन होता है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मतलब? ऑक्युपाइज स्पेस, इज कॉल्ड मैटर, मैटर कहलाती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल कौन सी लिखी है? बुक है, वाटर है, एयर, हवा, हवा का भी वजन होता है और हवा अच्छी खासी जगह भी घेरती है, और मैन, इंसान, ईटीसी वगैरह वगैरह। अब बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या है भाई? ये वो मुख्तलिफ हालतें हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनमें मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, जिन हालतों में मैटर पाया जाता है। जैसे जरा देखें, मैटर सॉलिड फॉर्म में, ये पेन सॉलिड फॉर्म में है, लकड़ी सॉलिड फॉर्म में है। इसी तरीके से जरा देखें लिक्विड, जैसे कौन सी चीज है? पेट्रोल है, मिल्क है, वाटर है। उसके अलावा जरा देखें गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, और एक और स्टेट है प्लाज्मा। तो स्टेट ऑफ मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट आर नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। द डिफरेंट फॉर्म्स, वो मुख्तलिफ हालतें, इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, जिन हालतों में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर मौजूद होता है, मैटर पाया जाता है, आर नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर, उन्हें मैटर की स्टेट्स कहते हैं। अब जरा देखें 4 स्टेट्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बेटा ये जो पहली 3 स्टेट है ना, ये फंडामेंटल स्टेट है। रूम टेम्परेचर पर ये चीजें मौजूद होती हैं। कोई चीज रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर क्या मतलब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जरा देखें ना, इस वक्त रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बोर्ड मौजूद है सॉलिड फॉर्म में। पानी इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एयर इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में गैस की हालत में होती है। लेकिन ये प्लाज्मा रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा और स्टेट्स हैं मैटर की, जिनमें एक है बोस इनस्टेन कंडन स्टेट, BEC। आगे चलकर वो भी पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है। अब बेटा बात ये है कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर किस पर डिपेंड करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ मैटर डिटरमाइन करती हैं। तो बेटा 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन सी हैं? पहली चीज है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की अरेंजमेंट। बेटा जरा देखें, अगर कोई चीज सॉलिड होगी तो उसके पार्टिकल एक पैटर्न से इस तरीके से क्या होंगे? अरेंज होंगे, एक पैटर्न से अरेंज होंगे। सही है। अगर कोई चीज लिक्विड होगी तो उसके पार्टिकल रैंडम होंगे, थोड़े थोड़े फासले पर होंगे, कोई उनकी खास तरतीब नहीं होगी। ये लिक्विड है, लिक्विड हमेशा बर्तन में लिया जाता है। और अगर कोई चीज गैस होगी तो उसके पार्टिकल क्या होंगे? बहुत दूर दूर और बिल्कुल बेतरतीब होंगे। और प्लाज्मा के जो पार्टिकल है ना बेटा, वो तो टूटे हुए होते हैं, उनमें तो पूरा एटम भी नहीं होता, एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं, मिक्सचर होता है एटम का, आयंस का, पॉजिटिव आयंस का और इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो कौन सी चीज होती है बेटा? जरा देखें, प्लाज्मा इस शक्ल में पाया जाता है। ये पूरा एटम है, ये एटम ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सी चीज है? इलेक्ट्रॉन है, इन सब का मिक्सचर। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो एटम के साथ जुड़े होते हैं, नहीं, एटम से अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये प्लाज्मा। अच्छा, आप जरा देखिए, उसके बाद है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि इनके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते, हालांकि मूव कर रहे होते हैं, थोड़ी सी वाइब्रेशनल मोशन होती है, यानी इसी जगह पर आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, आगे पीछे ये पार्टिकल। लिक्विड के पार्टिकल बेटा मूव कर रहे होते हैं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर इधर से टकराने के बाद इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, यहां से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर भी जा रहे होते हैं, लेकिन अपनी सरफेस को नहीं छोड़ते। और गैस के पार्टिकल की मूवमेंट बड़ी तेज होती है, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है बेटा,
हर तरफ को मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बड़ी तेज होती है। और अगर ऊपर से बर्तन यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा कि ये अपनी सरफेस भी छोड़कर चले जाएंगे। और प्लाज्मा के पार्टिकल की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। हम लोग कहते हैं जिस चीज के पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूलों की मूवमेंट बहुत थोड़ी है। क्या मतलब, इनके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। और बेटा जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। क्या मतलब, स्पीड मूवमेंट ज्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले। और बेटा जो गैस होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से भी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है। और जो प्लाज्मा होता है इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ क्या मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो वो चीज क्या कहलाएगी, सॉलिड। अगर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर और थोड़ी सी कम हो जाएगी तो गैस। और अगर बहुत ही कम हो जाएगी तो फिर क्या कहलाएगा बेटा, प्लाज्मा कहलाएगा। हालांकि प्लाज्मा में तो मॉलिक्यूल होते ही नहीं है ना, प्लाज्मा में मॉलिक्यूल नहीं होते, टूटे हुए एटम होते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एटॉमिक फोर्सेस। बेटा सॉलिड के एटम जो होते हैं ना वो मजबूती से जुड़े होते हैं। जैसे लोहा वगैरह है उसके एटम बहुत मजबूती से आपस में जुड़े हैं। अच्छा, लिक्विड के जो एटम होते हैं ना बेटा वो तो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, गैस के भी अगर गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, एक इसको मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है ना, तो फिर जो एटम के दरमियान अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप जरा देखें ना बेटा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 की शक्ल में होती है। ये दो दो एटम हाइड्रोजन के आपस में जुड़े होते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन न होने के बराबर है। ये जो फोर्स है इस और इस एटम के दरमियान, ये इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाएगी। ये इस एटम और इस एटम के दरमियान जो फोर्स है इंटर एटॉमिक, लेकिन इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी फोर्स कहलाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, लेकिन एटॉमिक फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है। और बेटा आप जरा देखें, इनमें तो एटॉमिक फोर्स न होने के बराबर होती है। इंटर एटॉमिक फोर्स न, यानी दो एटम के दरमियान जो फोर्स होती है वो न होने के बराबर होती है। तो जरा देखें, इंटर एटॉमिक फोर्सेस तकरीबन तीनों में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं, गैसेज में क्या होती हैं और कम हो जाती हैं। और बेटा प्लाज्मा के अंदर तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस न होने के बराबर होती हैं। तो ये चार क्या है, फैक्टर्स हैं जिन पर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। भाई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती रहती है, और गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन। इसी तरीके से लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट होती है, लेकिन प्लाज्मा वापस गैस में कन्वर्ट नहीं होता, ये याद रखें। और ये कैसे कन्वर्ट होता है बेटा, एनर्जी, एनर्जी पर ये स्टेट्स डिपेंड कर रही होती है। हमने पढ़ा है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, गैस की और ज्यादा हो जाती है, और प्लाज्मा के जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या मतलब, ये स्टेट किस पर डिपेंड कर रही होती है, एनर्जी पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से शॉर्ट पूछा जा सकता है कि डिस्कस द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, या ये पूछा जा सकता है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनर्जी अपॉन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल देखें जनाब, solid on heating is converted into liquid, solid into liquid। सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या मतलब, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, या इसे कहते हैं फ्यूजन। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम ऑन हीटिंग सॉलिड
is directly converted into गैस। नेचुरली, यूजुअली तो ऐसा होता है ना, सॉलिड को हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे बेंजोइक एसिड है, सॉलिड होता है, उसको अगर आप हीट करें ना तो वो मेल्ट नहीं होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होती है उसको कहते हैं ड्राई आइस। उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा ये वाला प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। उसके बाद बेटा जरा देखें, बेटा अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। क्या मतलब? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। liquids on heating are converted into gas। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। या इवेपोरेशन, या बातों का बॉइलिंग भी इसको कह देते हैं। अब बेटा प्लाज्मा कैसे बनता है? प्लाज्मा दो तरीकों से बनता है। या तो आप गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर आप गैस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा आगे हम लोगों ने पढ़ना है जनरेशन ऑफ प्लाज्मा या फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से ये समझा भी देता हूं। अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसी लेक्चर के अंदर। When gas is subjected to a very high temperature, or passed through a strong electric field, converted into प्लाज्मा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा की डेफिनेशन कि प्लाज्मा क्या चीज है। या डेफिनेशन की जगह अगर कंपोजिशन पूछ ली जाए ना तो तब भी आप लोगों ने यही चीज बतानी है। तीन चीजों का मिक्सचर, न्यूट्रल एटम, पॉजिटिव आयन और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, इन तीन चीजों का मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम, positive ions and freely moving electrons is known as plasma। अगर कंपोजिशन भी पूछ ली जाए ना तब भी आप लोगों ने ये लिखना है, लेकिन कोशिश करें कि फिर ये चीज़ है ना नीचे पॉइंट की शक्ल में लिख दें। नंबर 1 न्यूट्रल एटम, नंबर 2 पॉजिटिव आयन, नंबर 3 क्या लिखेंगे? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपोजिशन बन जाएगी। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि इसकी एग्जांपल्स। बेटा ये जो बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग, ये प्लाज्मा होती है। स्टार्स, सूरज वगैरह जो है ना वो प्लाज्मा से बने हुई है। उसके अलावा ये जो नियॉन साइंस होती हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना, नियॉन साइंस, एक्साइटेड गैस होती है उनके अंदर, और वो प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है।
तो नियॉन साइंस जो होते हैं या फ्लोरिसेंट लाइट्स जो होती हैं उनके अंदर भी बेटा ये प्लाज्मा मौजूद होता है। और उसके अलावा एरोराज, बाज़ औक़ात ना कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर ना ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से मुख्तलिफ कलर की रोशनी निकल रही है और ऊपर आसमान तक जा रही है। ये कहते हैं कि जो आइसलैंड है ना वहाँ से ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और बाज़ कनाडा के भी ऐसे रीजन है जहाँ से ये लाइट नज़र आती है। उस लाइट को बोलते हैं एरोराज, और वो भी असल में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इसकी एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे, लाइटनिंग, यानी ये जो बिजली चमकती है, स्टार्स जिसके अंदर सन सूरज भी आ जाता है, द एक्साइटेड लो प्रेशर गैस, inside the neon sign and fluorescent lights. auroras, जो जमीन से रोशनियां निकलती हैं और ऐसा लगता है ऊपर आसमानों तक जा रही हैं, तो वो भी प्लाज्मा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ना है कि प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, या कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है। तो बेटा प्लाज्मा अगर आप लोगों ने बनाना है ना तो दो मेथड से बना सकते हैं। कौन कौन से दो मेथड हैं, या तो गैस को आप इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर दें, बहुत ज्यादा हीट करें, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा में। या फिर आप लोग गैस को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएं, तब भी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी क्या होगा, वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। सब्जेक्टेड, यानी सब्जेक्टेड क्या मतलब, ट्रीटेड, वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई टेम्परेचर देने से गैस कैसे कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। भाई प्लाज्मा है क्या चीज, तीन चीजों का मिक्सचर है ना, न्यूट्रल एटम, पॉजिटिव आयन और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेटा जरा देखें गैस में होता क्या है, गैस का ये जो एटम होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, वजह ये होती है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है ना, उतना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 2 है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 2 होंगे तो +2 चार्ज होगा, तो -2 +2 कैंसिल कर देंगे, ये क्या होगा, न्यूट्रल एटम होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब हीट करते हैं ना बेटा, हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर वाले इलाके में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये दूर चले जाएंगे, क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा और ये यहाँ फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। और अब ये एटम नहीं रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही जितना पहले था, +2, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है, पहले 2 थी अब सिर्फ 1 रह गई है। तो नेगेटिव चार्ज कितना रह जाएगा, -1। तो आप जरा देखें, +2 और -1 क्या मतलब है, इस पूरे पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। और कुछ एटम ऐसे भी होंगे जिन पर हीट का कोई असर नहीं होगा, वो बच जाएंगे, तो क्या मतलब, पूरे एटम रहेंगे। तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा न्यूट्रल एटम का जिन पर हीट ने कोई असर नहीं किया, ये पॉजिटिव आयन का, और कौन सी चीज, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन का। और इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा। और ये कैसे बना बेटा, हाई टेम्परेचर देने से। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, अगर आप लोगों के पास ये कोई एक प्लेट है मेटल की जिस पर कौन सा चार्ज है, जिसको आप लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया,
ठीक है जी। इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। ठीक है, प्लेट का मतलब ये नहीं कि वो चावल वाली प्लेट, बिरयानी वाली प्लेट। प्लेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई लोहे की एक शीट है या किसी और मेटल की एक शीट सी है। लोहे की वो नहीं देखी चादर बोलते हैं, लोहे की एक शीट को, उसको आप लोगों ने जो है ना वो काट लिया, 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा, तो इस तरीके से आपने उसको रख दिया। इस तरफ को दूसरी साइड पर आप लोग एक प्लेट और रख देते हैं उसी साइज की, और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी होती है ना, बैटरी या बिजली होती है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप जरा देखें, इस पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा ये दो अपोजिट चार्ज वाली प्लेट के जो दरमियान वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोगों ने इसको जोड़ा है ऐसी बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज बहुत हाई है, हजारों के हिसाब से वोल्टेज है, तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये वाला एरिया। अब अगर आप इसमें से एक न्यूट्रल एटम को पास करवाते हैं, जरा देखें, ये जो है ना, ये एटम है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये बाहर इसके इलेक्ट्रॉन हैं 2। अब इस पर क्या होगा कि कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 चार्ज है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे तो +2 चार्ज होगा। ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या होगा? न्यूट्रल एटम होगा। अच्छा, बहुत सारे, एक गैस का एटम तो आप इसमें से नहीं गुजारेंगे ना, बहुत सारी गैस गुजारेंगे, बहुत सारे एटम इसमें से गुजरेंगे। अब जब इसमें से एटम गुजरेंगे, ये अब एक, ये वही एटम है, ये वाला एटम, तो ये इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ज्यादा ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, और ये स्ट्रांग पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब एटम छोड़ देगा और क्या करेगा? यहां पर आ जाएगा अलग, इस जगह पर आ जाएगा, फ्रीली मूव करने शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से, और बहुत सारे एटम से भी इलेक्ट्रॉन इस एटम को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और फ्री हो जाएंगे। तो जरा देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो चार्ज कितना हो जाएगा? -1। लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है ना, प्रोटॉन तो नहीं निकले, +2, तो अब -1 +2 क्या मतलब है? इस पूरे पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, कैटायन। तो अब यहां पर कुछ एटम ऐसे होंगे जो ऐसे ही गुजर जाएंगे स्पीड की वजह से, तो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा, कुछ एटम न्यूट्रल होंगे, कुछ पॉजिटिव आयन होंगे और कुछ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये वाला मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा किस सूरत में बनता है? जब आप गैस को हाई टेम्परेचर देते हैं, या फिर अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं देना चाहते तो फिर आप गैस को किस में से? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएं, तो क्या बन जाता है बेटा? प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो क्वेश्चन क्या है? वाई प्लाज्मा इज नॉट फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। जमीन पर प्लाज्मा कुदरती तौर पर क्यों मौजूद नहीं है? भाई सूरज तो सारे का सारा प्लाज्मा से बना हुआ है, यानी सूरज पर तो प्लाज्मा है, और स्टार्स, बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो भी प्लाज्मा से बने हुए हैं, लेकिन जमीन पर प्लाज्मा क्यों नहीं है? तो उसकी वजह क्या है? प्लाज्मा बनता कैसे है? आयोनाइजेशन ऑफ एटम से। एटम को आयनाइज कर दें, क्या मतलब? एटम को आयन में कन्वर्ट कर दें, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और उसके लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ज़मीन पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है, एनर्जी का लेवल वो नहीं है कि जिससे एटम को आयनाइज किया जा सके और प्लाज्मा बनाया जा सके। तो यही बात लिख दी है, प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स। टेम्परेचर एंड एनर्जी लेवल्स ऑन द अर्थ आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है जी, ये वर्ड आपने किससे लिख देने हैं? ब्लू मार्कर से लिख देने हैं। टू आयोनाइज एटम्स एंड क्रिएट प्लाज्मा, यानी जमीन के ऊपर टेम्परेचर और एनर्जी लेवल इतना ज्यादा नहीं है, इतना काफी नहीं है, नॉट सफिशिएंट, कि उससे क्या किया जा सके? एटम को आयोनाइज किया जा सके, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके और प्लाज्मा बनाया जा सके। बेटा अभी हम लोग ने पढ़ना है लिक्विड क्रिस्टल। नाम सुना होगा ना, लिक्विड क्रिस्टल, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल तो LED आ गए ना, लाइट इमिटिंग डायोड, लेकिन इससे पहले क्या होता था? LCD, लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं? बेटा कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारे नहीं, कुछ, सम क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब उनको हीट किया जाता है ना बेटा, तो वो एक क्लाउडी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक ना गाढ़ा किस्म का लिक्विड सा बनता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो क्लाउडी सा होता है। तो वो जो क्लाउडी स्टेट बनती है ना, उसको लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बोला जाता है। सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सम
on heating are converted into cloudy liquid. This cloudy liquid state is known as liquid crystal. Liquid क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल ने एक खास पैटर्न से अरेंज हो। जैसे जरा देखें, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, तीसरा, चौथा, ये एक तरतीब से जुड़े हुए हैं और ये पैटर्न बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये वाले सॉलिड कौन से कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। और बेटा जरा देखें कि अगर पार्टिकल जो होते हैं ना वो बेतरतीब हों, कोई कहाँ हो, कोई कहाँ, कोई किधर, कोई किधर, तो ये बेतरतीब पार्टिकल हों तो ये क्या कहलाते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बनती है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो होगा क्या? पहले तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे ना, मजबूती के साथ जुड़े हुए होंगे, सॉलिड होगा। अब जब आप इनको हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना वो खत्म हो जाएगी। पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर तो चले जाएंगे, मूव भी करेंगे, लेकिन पार्टिकल एक पैटर्न से अरेंज होंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े ही नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लेकिन पार्टिकल एक पैटर्न से अरेंज है, तो पैटर्न से अरेंज है, तरतीब से अरेंज है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सी चीज बन गई? ये क्रिस्टल है। लेकिन क्रिस्टल कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो अब बेटा इसके करेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लेते हैं। बेटा ये जो लिक्विड क्रिस्टल होती है इनके अंदर ज्यादातर जो करेक्टर होते हैं ना वो लिक्विड वाले होते हैं। क्या मतलब है? फ्लो भी कर सकते हैं, बह सकते हैं जैसे लिक्विड बहता है, सॉलिड तो नहीं बहता ना। और बहुत थोड़े से करेक्टर कौन से होते हैं? सॉलिड वाले होते हैं। जैसे जरा देखिए, सॉलिड जो होते हैं ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके अंदर पार्टिकल पैटर्न से अरेंज होते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी पार्टिकल पैटर्न से अरेंज होते हैं। तो क्या लिखेंगे? possess many characteristic of possess many characteristics of liquid and few characteristics of solids। उसके अलावा बेटा ये जो लिक्विड क्रिस्टल की जो स्टेट होती है ना, एक खास टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ी सी रेंज होती है, उसके अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगा। पार्टिकल एक रेंज की शक्ल में रहेगी, क्लाउडी फॉर्म में रहेगी। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर उस रेंज से कम हो जाए या थोड़ा सा टेम्परेचर उस रेंज से बढ़ जाए तो लिक्विड क्रिस्टल खत्म हो जाती है। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो दोबारा वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो क्लाउडी स्टेट है, जो क्रिस्टलाइन स्टेट है, वो क्या हो जाएगी? लिक्विड की खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? एग्जिस्ट ओनली विद इन within a narrow range of temperature। upon further heating converted into transparent liquid। ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। पांचवी स्टेट है मैटर की, जिसको क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट।
ये बोस है, इनस्टेन, कंडेंसेट। अच्छा, अब बेटा ये कौन सी स्टेट है? जब मैटर के जो सेपरेट एटम होते हैं ना, अलग अलग एटम होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उनको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर ले जाएं। कितना लो? एब्सोल्यूट जीरो के करीब। एब्सोल्यूट जीरो के पता है कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम टेम्परेचर है बेटा। साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जो कम से कम टेम्परेचर जो अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन वो इंतहाई एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत कम है। ठीक है जी। तो आप अगर इतना टेम्परेचर न करें, लेकिन इसके नज़दीक नज़दीक ले जाएं, यानी -270 -260 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप सेपरेट एटम को कूल कर देना, तो उस वक्त जो उनकी हालत बन जाती है उसको क्या कहते हैं? BEC, बोस एनस्टेन कंडेंसेट। तो क्या लिखेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर that is obtained when separate atoms of matter are cooled to temperature very close to absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो का अगर कोई आप लोग से पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहते हैं तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में 0 केल्विन इसे हम लोग कहते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज ऑब्टेन्ड, जो किस वक्त हासिल होती है? व्हेन सेपरेट एटम्स, जब अलग अलग एटम होते हैं मैटर के, आर कूल्ड टू टेम्परेचर, जब उनको कितना ठंडा किया जाए? किस टेम्परेचर के? वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक नज़दीक, बहुत ठंडा टेम्परेचर है। अब इसकी एग्जाम्पल्स, ये जो स्टेट है सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर ऑब्जर्व की जा सकती है। BEC इज ऑब्जर्वेबल अंडर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। BEC is present in superfluid and superconductors। ठीक है जी। ये सुपरफ्लूइड और सुपर कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।